नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री सेक्शन में। दोस्तों, हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सोर्सेज, जो कि हैं स्रोत। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया था। आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक स्रोत। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि साहित्य जो स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेज है, उसमें हमें पढ़ना था देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। आगे हम जब पढ़ रहे थे तो देसी साहित्य में हमने धार्मिक साहित्य को पूरा कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य, यानी सेकुलर लिटरेचर और रीजनल लिटरेचर। चलिए तो देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य यानी कि सेकुलर लिटरेचर। देखिए, गैर धार्मिक साहित्य होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा साहित्य या ऐसा लिटरेचर जो धर्म से परे होकर लिखा गया हो, यानी जिसमें धार्मिक बातों के अलावा अन्य आयामों को सम्मिलित किया गया हो। वो अन्य आयाम क्या हो सकते हैं? जैसे कि वो एक व्याकरण ग्रंथ भी हो सकता है, वो राजनीति प्रशासन से संबंधित ग्रंथ भी हो सकता है, जिससे कि हमें इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी जानकारी मिल रही हो। इसीलिए हम जो है गैर धार्मिक साहित्य में इन चीजों को पढ़ते हैं। इनका नाम मैं एक बार बता दूं कि इसमें हमको किन किन चीजों को कवर करना है। पहला हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, दूसरा हम पढ़ेंगे अष्टाध्यायी, तीसरा हम पढ़ेंगे गार्गी संहिता, चौथा हम पढ़ेंगे पंतजलि का महाभाष्य, मालविकाग्नि मित्र और मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो गैर धार्मिक साहित्य का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसा साहित्य जिसमें धार्मिक बातों के अलावा अन्य बातों को सम्मिलित किया गया हो और जिससे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मदद मिलती हो। ठीक है, उसके बाद जब हम क्षेत्रीय साहित्य पढ़ेंगे, क्षेत्रीय साहित्य यानी कि रीजनल लिटरेचर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्षेत्र विशेष पे लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र की घटनाओं के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है, और ऐसे कई सारे क्षेत्रीय साहित्य हैं जिससे हमें भारत के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। वो क्षेत्रीय साहित्य कौन कौन से, एक बार हम देख लेते हैं। राजतरंगिणी है, जो कि कश्मीर के ऊपर लिखी गई है। दूसरी आपकी रासमाला, प्रबंध कोश, रामचरित्र, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, विक्रमांक देव चरित्र, ये सारे क्या है? आपके क्षेत्रीय साहित्य कहलाते हैं, यानी कि रीजनल लिटरेचर के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, अब आगे हम देख लेते हैं हमारा ये वाला पार्ट, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, किस पर लिखा गया है? ये राजनीति पर लिखा गया है। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में रचित है, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है वो उपदेशात्मक तथा सलाहात्मक है। उपदेशात्मक यानी कि इसमें उपदेश दिए गए हैं। उपदेश किसको दिए गए हैं? एक राजा को दिए गए हैं कि राजा को अपनी प्रजा को इस तरीके से रखना चाहिए, राजा के ये कर्तव्य होना चाहिए। साथ साथ इसमें सलाह भी दी गई है कि राजा को ऐसा होना चाहिए, इतने मंत्रीगण होने चाहिए, अधिकारियों की संख्या इतनी होनी चाहिए। यानी कि ये उपदेश के साथ साथ सलाहात्मक भाषा शैली में लिखा गया है। अर्थशास्त्र जो है, इसके रचयिता विष्णुगुप्त को माना जाता है, और विष्णुगुप्त के 3 नाम है। ठीक है, विष्णुगुप्त के 3 अन्य नामों से भी, मतलब 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक हो गया आपका विष्णुगुप्त, दूसरा हो गया कौटिल्य, तीसरा हो गया आपका चाणक्य। यानी अर्थशास्त्र के रचयिता की जब भी आपसे बात की जाए तो 3 नाम में से अगर कोई भी नाम आए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। उसमें 3 नाम में पहला नाम है आपका विष्णुगुप्त, दूसरा है आपका कौटिल्य और तीसरा है आपका चाणक्य। देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, साथ साथ इसमें क्या है, कृषि के बारे में और राज्य में न्याय कैसा होना चाहिए और राजनीति कैसी होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या है कि 15 अधिकरण है, 150 अध्याय, 180 उपविभाग तथा 6000 श्लोक हैं। ठीक है, इसका अधिकरण का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें 15 जो है आपके लेसन्स हैं और 15 अधिकरण यानी 15 टॉपिक मान लीजिए। उन 15 टॉपिक के अंतर्गत इसमें 150 लेसन्स हैं। उसके बाद उनको भी आगे डिवाइड किया गया है 180 उपविभाग, और इस प्रकार कुल मिला के उसमें कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक। क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसीलिए इसमें श्लोक पाए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि
अर्थशास्त्र शब्द का व्यापक अर्थ में, ठीक है, यहां पर हम ये देखेंगे कि आखिर इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया या अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। देखिए, प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसमें अर्थ का जो मतलब है वो एक व्यापक अर्थ है, यानी अर्थशास्त्र का मतलब केवल इकोनॉमी से संबंधित नहीं था, बल्कि उसमें राजनीति शास्त्र को भी सम्मिलित किया जाता था, धर्मशास्त्र को भी सम्मिलित किया जाता था, अर्थशास्त्र, कानून आदि को भी सम्मिलित किया जाता था। ठीक है, तो ये अर्थ का अभी मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक ऊपरी तौर पर अर्थशास्त्र को देख लेते हैं। देखिए, मेनली अगर आपसे अर्थशास्त्र की बात की जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है वो शासन और शासन विधि पर लिखा गया एक ग्रंथ है, जो कि आचार्य चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, ये कब लिखा गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा गया, और जो आचार्य चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य साम्राज्य कौन सा था, ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना जान लीजिए कि मौर्य काल में एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा था, और उस राजा के काल में चाणक्य उसका प्रधानमंत्री था। उसी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसे कि अर्थशास्त्र कहा जाता है, और उस अर्थशास्त्र में जो है शासन, राजनीति आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ? एक शासन से संबंधित ग्रंथ हुआ। इससे क्या पता लगता है हमें? इससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसका इतिहास हमें पता लगता है? इससे मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें पता लगता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को जो है हम इतिहास स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र में अर्थ का क्या मतलब होता है। देखिए, अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब तो हमने जान ही लिया, राजनीति शास्त्र को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, धर्मशास्त्र को भी उसमें रखा जाता है, अर्थशास्त्र, कानून इत्यादि विषय जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, अर्थ जो है वो शब्द आया कहां से? ठीक है, अर्थ शब्द देखिए भारतीय संस्कृति में हमारे पुरुषार्थ की संकल्पना ली गई है। पुरुषार्थ, देखिए पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ ये बताए गए हैं। पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। पुरुषार्थ, देखिए इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष से यहां पे मतलब है विवेकशील प्राणी। ठीक है, और जो अर्थ है उसका आपका मतलब होगा लक्ष्य। तो कुल मिलाकर इसका पूरा मतलब क्या निकला? विवेकशील प्राणी का लक्ष्य, यानी पुरुषार्थ क्या हो गए? विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। यानी अगर एक व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति है तो उसके जीवन के लक्ष्य क्या हैं? वो 4 लक्ष्य हैं। वो 4 कौन कौन से लक्ष्य हैं? उस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके जीवन के लक्ष्य बताए गए हैं। अब इसमें देखिए कि धर्म का मतलब क्या है? रिलीजन, यानी कि कर्तव्य। देखिए यहां पर भारतीय संस्कृति में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वो धर्म यानी कि आपके किसी धर्म विशेष को नहीं माना गया है, बल्कि व्यक्ति के कर्तव्य को धर्म की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब वो कर्तव्य कैसा होना चाहिए? कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो किसी को कष्ट ना दे। ठीक है, उसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में धर्म को किससे जोड़ा गया है? धर्म को कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए यही कारण है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, धर्म निरपेक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया गया। देखिए अगर धर्म निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया जाता तो यहां पर क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ तो कर्तव्य से लिया गया है, तो कर्तव्य, अगर धर्म निरपेक्ष शब्द होता तो कर्तव्य से निरपेक्ष वो हो जाता है। इसीलिए वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म विशेष से निरपेक्ष होगा हमारा भारत। इसलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों लिया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म को कर्तव्य कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ यानी कि वेल्थ, यानी कि भौतिक साधन जो भी होते हैं उनको अर्थ में सम्मिलित किया गया है। भौतिक साधन कौन से? जैसे कि धन अर्जित करना, ठीक है, ज्ञान, शक्ति, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आता है काम, वर्क, डिजायर। ठीक है, काम जो है, काम की जो भावना होती है वो पशुओं में भी पाई जाती है प्लस मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन पशुओं में काम स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, उनमें विचार और भावना नहीं होती।
ठीक है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य का जो काम संबंध होता है वो शिष्ट और नियंत्रित होता है, इसीलिए इसमें वेद कामनाएं जो होती है उसको सम्मिलित किया गया है। और मोक्ष, मोक्ष को आप लोग जानते ही हैं, मोक्ष का मतलब होता है जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। तो देखिए, भारतीय संस्कृति ही विश्व में ऐसी संस्कृति है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातों पे संतुलन किया गया है। देखिए, इसमें कहा क्या गया है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य तो क्या है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, सभी संस्कृतियों, किसी भी संस्कृति की आप बात कीजिए, सभी में मोक्ष जो है अंतिम लक्ष्य बताया गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि उसमें भौतिक जो साधन है, भौतिक साधन कौन से हो गए, अर्थ और काम, ये दोनों क्या है, भौतिक साधनों की पूर्ति के साधन है, उनके द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि धर्म का आचरण ऐसा हो जो कि आपका संतुलन करे अर्थ और काम में, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त करें। तो ये एक भारतीय ही संस्कृति है जिसमें बिल्कुल संतुलन दे रखा है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, अगर कोई विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी का अगर लक्ष्य, देखिए विद्यार्थी अगर परीक्षा में क्या और क्यों और कैसे अगर पढ़े और परीक्षा दे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना ही रहे तो वो जो है संतुलन, वो पास तो हो जाएगा लेकिन उसमें जो विद्या का अर्जन होगा, जो उसकी मतलब एक नॉलेज पावर होनी चाहिए, एक्चुअल में वो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर यही बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति ही केवल आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि आप जीवन में संतुलन बनाते हुए आगे चलें। और वो संतुलन कैसे होगा, वो संतुलन होगा धर्म का आचरण करते हुए, अर्थ और काम मोक्ष को संतुलित करते, अर्थ और काम को संतुलित करते हुए आप क्या करें, मोक्ष प्राप्त करें। तो आप लोग समझ गए होंगे पुरुषार्थ क्या है, मैंने बता दिया। तो ये इसीलिए अर्थ जो है, अर्थ का एक व्यापक जो है मतलब होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से आप अर्थशास्त्र में ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रख सकते हैं। वो मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं क्या क्या है वो मेन पॉइंट्स। वो मेन पॉइंट्स हैं आपके कि राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में रचित है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य ने इसको लिखा है। इसमें राज व्यवस्था पर जो है प्रकाश, राज व्यवस्था कृषि न्याय पर प्रकाश डाला गया है। फिर आप लोग इसमें बताएंगे कि इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 उपविभाग, 6000 श्लोकों का प्रयोग हुआ है और अर्थशास्त्र का व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। ये सब आप लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी देखिए है क्या, अष्टाध्यायी जो है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और अष्टाध्यायी जैसा कि इसके शब्द से पता लग रहा, अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय, ठीक है। और ये 8 अध्याय जो हैं वो हमें किस पे लिखे गए, संस्कृत भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है। व्याकरण पर इसका जो है प्रकाश डाला गया है, किसके, संस्कृत भाषा के। यानी कि इसमें संस्कृत के जो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास ये होते हैं उनका वर्णन किया गया है। लेकिन अब ये देखिए कि इसका इतिहास स्रोत में क्या महत्व होगा। इसका इतिहास स्रोत में यह महत्व है कि इससे हमें मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। अब वो जानकारियां हैं क्या कि इसमें 3 बातों का उल्लेख हमें मिलता है। वो 3 बातें कौन कौन सी है, इसमें जनपद और ग्रामों के नाम हमें दिखाई देते हैं, प्लस इसमें गोत्रों के नाम भी इंक्लूड हैं जिससे कि हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, प्लस इसमें वैदिक शाखाओं और चरणों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी हमारे लिए एक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है, ठीक है। अब इनको लिखना कैसे है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक बार आप इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हुए चलिए कि अष्टाध्यायी क्या है। एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं और इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कि जनपद, ग्रामों के नाम, गोत्रों के नाम, वैदिक शाखा और चरणों के नाम दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं पंतजलि का महाभाष्य,
देखिए क्या है पंतजलि का महाभाष्य। पंतजलि का जो महाभाष्य है वो भी एक व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। आप देखिए महाभाष्य, भाष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? भाष्य का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना या आलोचना करना। यानी हुआ क्या कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी उसके कुछ क्षेत्र इन्होंने चुने और फिर उनकी समीक्षा की या उन पे विवेचना या उनकी आलोचना पर जो ग्रंथ लिखा उसे पंतजलि का महाभाष्य कहा जाता है। इसकी रचना जो है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई है। ठीक है, महाभाष्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई। देखिए शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त क्या है, ये मैंने आपको वेदांग में बताया था कि 6 प्रकार के जो वेदांग बताए थे, उसी वेदांगों में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त 3 वेदांग है। ये इन्हीं पर जो है महाभाष्य में चर्चा हुई है। अब इससे हमें क्या पता लगता है इतिहास के बारे में? इसमें जो है आपके यूनानी आक्रमण का उल्लेख किया गया है, प्लस इसमें एक चीज और हमें पता लगती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, अब ये कौन था, कहाँ का राजा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी केवल एक नाम याद रख लीजिए कि एक राजा था जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। उसने एक यज्ञ करवाया था, संभवतः वो अश्वमेघ यज्ञ था। उस यज्ञ में जो पुरोहित का कार्य किया था वो पंतजलि ने किया था। यानी इतिहास के बारे में तो इससे 2 ही बातें हमें पता लगती है, क्या कि इसमें यूनानी आक्रमण हुआ था भारत पर, प्लस पुष्यमित्र शुंग ने एक यज्ञ करवाया था जिसमें पुरोहित का काम किसने किया था? पंतजलि ने किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम मालविकाग्निमित्र। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अर्थशास्त्र हमारा हो गया, उसके मेन पॉइंट हमने देख लिए क्या क्या थे। ठीक है, अष्टाध्याय हमने देख लिया। ठीक है, गार्गी संहिता क्या है? देखिए गार्गी संहिता वैसे तो ज्योतिष पे लिखा गया एक ग्रंथ है, लेकिन केवल इससे कुछ यूनानी आक्रमण थोड़ा सा वर्णन हमें मिलता है कि यूनानी आक्रमण भारत पे हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें इतना कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इस पे लिखना क्या है ये मैं आगे बता दूंगा। पंतजलि का महाभाष्य हमने देख लिया। महाभाष्य क्या था? व्याकरण ग्रंथ ही था। इससे भी हमें यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्लस दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, जिसमें पुरोहित का कार्य किसने किया? जिसमें पुरोहित का कार्य किया पंतजलि ने। ये हमने महाभाष्य में देखा। अब जो हमारा है मालविकाग्निमित्र, देखिए ये है क्या? ये कालिदास की एक रचना है, संस्कृत में लिखा गया नाटक है मालविकाग्निमित्र। इससे हमें इतिहास की क्या क्या जानकारी मिलती है मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है ये कि मालविकाग्निमित्र का ऐतिहासिक महत्व बताइए। क्या क्वेश्चन आया है? मालविकाग्निमित्र का ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो मालविकाग्निमित्र है, वैसे तो ये संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित नाटक है। इसमें 5 नाटक मतलब 5 अध्याय में ये लिखा गया है। लेकिन इससे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें 3 स्टोरियों के बारे में जानकारी मिलती है। वो स्टोरियां मैं आपको यहाँ इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। पहली स्टोरी जो है इसमें देखिए एक अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र नाम का एक राजकुमार था जिसकी प्रेम संबंध की सूचना हमें मालविका, वो किससे था उसका प्रेम? मालविका। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है मालविकाग्निमित्र, यहाँ अग्निमित्र और मालविका, यानी कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंध प्लस उनके विवाह की जो स्टोरी बताई गई है वो इसमें बताई गई है। ठीक है, अब ये जो मालविका थी वो विदर्भ के राजा माधव सेन की बहन थी। ठीक है, अब ये विदर्भ कहाँ था, कैसा था, अभी देखेंगे इसको। लेकिन इतना सा आप जान लीजिए कि मालविकाग्निमित्र नाटक से जो पहली सूचना हमें मिलती है वो क्या मिलती है कि इसमें जो है अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की कहानी को बताया गया है, प्लस उनके विवाह तक कैसे ये पहुंचते हैं उसकी स्टोरी बताया गया है। लेकिन इसका इतिहास स्रोत के रूप में तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हमें पता लगता है कि विदर्भ का राजा कौन था? माधव सेन था। और अग्निमित्र कौन था ये अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि हमें क्या पता लगता है? अग्निमित्र और मालविका के विवाह प्रसंग की स्टोरी जो है हमें इससे पता लगती है। दूसरा जो है देखिए, दूसरी स्टोरी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए मौर्य साम्राज्य था, ये आप यहाँ देखते हैं, ये एक पूरा मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया है। मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था वो था बृहदत्त। ठीक है,
कौन था? बृहदत्त था। जब बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का राजा था तो जो मौर्य साम्राज्य था वो मतलब अपने पतन की ओर अग्रसर था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी। इस कारण से क्या हुआ था कि जो बृहदत्त का दरबार था वो दो गुटों में बंट चुका था। वो दो गुट जो हैं, दो लोग उसको टेकल कर रहे थे। ठीक है, तो दो लोग कौन थे? एक तो उसका राज पुरोहित था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और दूसरा था उसका सचिव। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था। आगे जाके इसी ने शुंग वंश की स्थापना करी थी जिसे ब्राह्मण वंश की भी संज्ञा दी जाती है। तो पहले तो हमने ये देखा कि बृहदत्त एक राजा था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था ये। इसका जो दरबार था वो दो गुटों में बढ़ चुका था। पहला गुट को टेकल कौन कर रहा था? पुष्यमित्र, और दूसरे को कर रहा था इसका सचिव। अब आगे देखिए क्या है कि जो पुष्यमित्र था, उनका जो राजपुरोहित था बृहदत्त का पुष्यमित्र, उसका एक पुत्र था। ठीक है, वो पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र के पुत्र का नाम था अग्निमित्र, और ये जो अग्निमित्र था वो राज्यपाल था विदिशा का। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको भारत के मैप में जो ये विदिशा दिखाई है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, मैंने केवल एक लोकेशन आपको बताई है। ठीक है, तो ये विदिशा का राज्यपाल था अग्निमित्र। इसी प्रकार से जो आपका सेवक था बृहदत्त का, उसका साला जो था उसका नाम था यज्ञसेन। क्या नाम था उसका? यज्ञसेन। और यज्ञसेन जो है वो विदर्भ का राज्यपाल था। अब ये विदर्भ कहाँ था? ये विदर्भ महाराष्ट्र में एक प्रांत था, वहां का राज्यपाल कौन था? यज्ञसेन। अब देखिए हुआ क्या कि जब बृहदत्त जो है वो कमजोर हो चुका था, तो जो पुष्यमित्र था उसने पाटलिपुत्र पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर यानी पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में कर लिया, और कब्जे में करने के बाद जो उसका सचिव था बृहदत्त का, उसको उसने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। ठीक है, बंदी बना लेने पर जो यज्ञसेन था, अब ये यज्ञसेन कौन था? जो बंदी बनाया गया सचिव है उसका साला था। तो उसने क्या किया? विदर्भ में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी उसने अपने को राजा घोषित कर दिया विदर्भ का। और ये क्या हो गया? स्वाभाविक रूप से किसका शत्रु हो गया? पुष्यमित्र शुंग का शत्रु हो गया, क्योंकि उसने सचिव को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि जो यज्ञसेन था, आगे चलकर जो यज्ञसेन था उसका एक चचेरा भाई था। ठीक है, चचेरा भाई कौन था? माधवसेन। ठीक है, यज्ञसेन का जो चचेरा भाई था माधवसेन, इन दोनों में विदर्भ की गद्दी को लेकर क्या हुआ? एक झगड़ा शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया यज्ञसेन और माधवसेन के बीच में। किसको लेकर? विदर्भ की गद्दी को लेकर। तब क्या हुआ कि जो माधवसेन था, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा भाई था माधवसेन, इसका मित्र था कौन? अग्निमित्र। अब ये अग्निमित्र कौन है? मैंने बताया आपको, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। और कहाँ का राज्यपाल है? ये राज्यपाल है विदिशा का। विदिशा कहाँ स्थित था? मध्य प्रदेश का एक प्रांत था विदिशा, वहां का राज्यपाल था ये अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो है वो माधवसेन का क्या था? मित्र था। तो इसकी मित्रता को निभाते हुए इसने क्या किया? विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर उसको दो भागों में बांट दिया। उन दो भागों में इसने क्या किया? एक पर तो यज्ञसेन को बिठाया और दूसरे पर माधवसेन को बिठाया। तो इस प्रकार से इसने क्या किया? इसने जो है आपके विदर्भ को अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी भी एक हमें किससे पता लगती है? मालविकाग्नि मित्र से पता लगती है। एक बार फिर देख लेते हैं इस स्टोरी को। क्या देखा हमने कि इसमें देखा हमने कि एक बृहदत्त नाम का जो मौर्य साम्राज्य का राजा था, उसका जो दरबार था वो दो गुटों में बंट चुका था। पहला पुष्यमित्र के अंडर में था और दूसरा सचिव के अंडर में था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पुष्यमित्र था उसका एक पुत्र था अग्निमित्र, वो अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था, और जो सचिव था उसका साला था एक यज्ञसेन। वो यज्ञसेन कहां का राज्यपाल था? विदर्भ का राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके जो सचिव था उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। सचिव को बंदी बना लेने से उसका जो साला था यज्ञसेन, वो स्वाभाविक रूप से पुष्यमित्र शुंग का क्या हो गया? दुश्मन हो गया, और उसने अपने आप को विदर्भ में स्वतंत्र घोषित कर लिया।
ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ, यज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन और उन दोनों के बीच विदर्भ की गद्दी को लेकर क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अग्निमित्र ने किसका साथ दिया, माधव सेन का साथ दिया और विदर्भ पर आक्रमण कर उसकी गद्दी को 2 भागों में बांट दिया। और ये जो विदर्भ था, यहाँ पे वर्धा नदी इसकी जो है सीमा निर्धारण करती थी दोनों राजाओं के बीच में, यज्ञसेन और माधव सेन। तो ये स्टोरी का पता हमें किससे लगता है, मालविकाग्नि मित्र से पता लगता है। एक तीसरी स्टोरी भी हमें इससे पता लगती है। क्या पता लगती है कि जो पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में उसका जो पोता था वसुमित्र, एक यज्ञ कराया गया था। उस यज्ञ में उसका घोड़ा दौड़ते हुए जब सिंधु नदी के दाहिने किनारे तक पहुंच गया तो यवनों ने उसको रोक लिया था। ठीक है, तो यवनों को रोक लेने से यवनों के साथ इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, यानी यवनों का आक्रमण हुआ था। तो 3 बातें हमें इससे पता लगी। एक तो आपके ये अग्निमित्र माधव सेन वाली, ठीक है। 3 बातें कौन कौन सी थी, पहली तो थी कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की बात इससे पता लगती है। दूसरी हमें पता लगती है कि किस प्रकार से 2 गुटों में संघर्ष हुआ और आपका जो विदर्भ था वो किस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग के कंट्रोल में आया। और तीसरा पता लगता है कि भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। तो अब इसको लिखना कैसे एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, इतिहास लेखन में देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, लौकिक इतिहास लेखन में लौकिक साहित्य व क्षेत्रीय साहित्य का क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है, लौकिक साहित्य, देखिए जो लौकिक साहित्य यानी कि अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, इनको लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। तो इनको अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन हम लिख देंगे। वो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है जिनसे भारतीय इतिहास जानने में काफी मदद मिलती है। कुछ प्रमुख लौकिक ग्रंथ निम्न है। अब अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी रचना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य ने की थी। और इसमें क्या हमें पता लगता है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए प्रमुखतया यह एक शासन से संबंधित ग्रंथ है। इसमें यही बताया गया है कि राजा को जो है अपने शासन को इस प्रकार से चलाना चाहिए। साथ साथ इसमें क्या है, अधिकारियों के नाम भी बताए गए हैं कि कौन कौन से अधिकारी होने चाहिए या कौन कौन से मौर्य साम्राज्य में अधिकारी थे, इनके नाम इसमें दिए गए हैं। तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इस ग्रंथ में सामान्य प्रशासन के साथ साथ शासन से संबंधित सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत राजा को अपनाना चाहिए, ये सारे किसमें लिखे हुए हैं, अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। पतंजलि का महाभाष्य, ये हमने देख ही लिया कि ये क्या था, एक व्याकरण ग्रंथ था और इसमें जो है हमें वही यूनानी आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा फिर मैंने बताया था आपको गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है, देखिए भारत पर होने वाले यूनानी आक्रमण का थोड़े विस्तार से विवरण इस ग्रंथ में हुआ है। वैसे तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें क्या है, हमें किस बात का पता लगता है कि भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ था। मालविकाग्नि मित्र, देखिए मालविकाग्नि मित्र मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि उससे हमें 3 स्टोरियां पता लगती है। वो 3 स्टोरियां कौन कौन सी है, पहली आपके मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग, दूसरा आपका किस प्रकार से विदर्भ को पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपने कंट्रोल में लिया, और तीसरा हमें पता लगता है भारत पर यवनों का आक्रमण। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है। 5वां जो आपका लास्ट है, मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस है क्या, मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसको कि विशाख दत्त ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया, ये भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से संबंधित है। इसमें ये सब कुछ बताया गया है कि कैसे नंद वंश, देखिए क्या था कि सबसे पहले नंद वंश था, एक कौन सा वंश था, नंद, ठीक है, नंद वंश, या आप देख सकते हैं नंद वंश था। इस नंद वंश का विनाश होके ही आपका मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व हुआ था। किसका अस्तित्व हुआ था, मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की थी। तो इसमें यही स्टोरी बताई गई है कि एक आचार्य चाणक्य था, उसने किस प्रकार से साम दाम दंड भेद और सारी नीतियों को अपनाकर नंद वंश का नाश किया और मौर्य साम्राज्य को अस्तित्व में लाया। चंद्रगुप्त मौर्य उसका राजा बना, यानी कि ये राजनीति की महत्ता को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से चाणक्य ने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक साम्राज्य का अंत कर दूसरे साम्राज्य का अस्तित्व लाया।
अस्तित्व में लाया। ठीक है, तो यही है मुद्रा राक्षस में। इसमें क्या लिखेंगे हम, विशाख दत्त द्वारा रचित इस नाटक का कथानक भी ऐतिहासिक है। इस नाटक का कथानक नंद वंश के अंत एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण से संबंधित है और इसका महत्वपूर्ण पात्र चाणक्य है। इस नाटक में राजनीति की महत्ता प्रदर्शित की है। देखिए, अगर अभी आपको ये नंद वंश कौन था, मौर्य वंश कौन था, ये समझ में नहीं आ रहा हो तो केवल आप इनके नाम ही जान लीजिए कि एक नंद वंश था, नंद वंश का पतन हुआ, फिर मौर्य वंश आया। ठीक है, मौर्य वंश, और इसी की स्टोरी हमें किस में दिखाई देती है, मुद्रा राक्षस में दिखाई देती है। और ये मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने लिखी थी। ठीक है, तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा। हम देख रहे थे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमने अर्थशास्त्र देखा। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में समझा दिया, हमें इसमें अर्थशास्त्र लिखना है। उसके बाद हमने इसमें देखा महाभाष्य। महाभाष्य में हमने बताया व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इस समय यूनानी आक्रमण की जो है जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा गार्गी संहिता, इससे भी हमें यूनानी आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। मालविकाग्नि मित्र को हमने डिटेल में देखा कि इससे हमें 3 बातें पता लगती है। फिर 5वां हमने देखा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या पता लगा कि नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश जो है वो अस्तित्व में आया। तो ये हमने देख लिया लौकिक साहित्य। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय साहित्य। देखिए, क्षेत्रीय साहित्य यानी कि रीजनल लिटरेचर, ये जो है क्या था हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हमें मोस्टली जो है किन किन चीजों को पढ़ना है वो हम देख लेते हैं कि राज तरंगणी 12वीं सदी ईस्वी के कवि कल्हण के सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक ग्रंथ है। देखिए, 12वीं सदी जब आई तो इतिहास लेखन की एक जो अनूठी परंपरा थी वो किसने शुरू की, कल्हण ने। अब ये कल्हण था कौन, ये कल्हण जो है आपके कश्मीर का एक राजपुरोहित इसको कह सकते हैं। कश्मीर के राजा के समय में एक कल्हण नाम का राजपुरोहित था, उसने राज तरंगणी नाम का एक ग्रंथ लिखा और इसमें जो है कश्मीर का शुरू से लेकर और उसके काल तक का जो है उसने क्या किया, वर्णन किया। इसलिए राज तरंगणी एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें वही लिखा है कि इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है और इसने जो लिखने की अनूठी परंपरा का सूत्रपात किया था उसके शिष्यों ने इसे चालू रखा, यानी आगे भी जो है इसको कंप्लीट करते गए। आगे हम देखते हैं कि गुजरात ने अपने वीरों के गुणगान तथा उनकी स्मृतियों को नवीन रचनाओं में डालने की परंपरा आरंभ की। देखिए, ये जो है, ये मैंने जो लाइन लिखी है ये पूरा लेखन शैली का कमाल है। आपको फैक्ट्स तो लिखने ही हैं, साथ साथ अब उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसी बातें लिखनी है कि आप का जो आंसर है वो एकदम जीवंत सा लगे, मतलब एकदम इंप्रेसिव लगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, नवीन रचनाओं में डालने की परंपरा प्रारंभ की और इस प्रयास करने वाले लेखकों में किसका नाम, सोमेश्वर का नाम मुख्य है, जिसकी रचनाएं रासमाला, कीर्ति कौमुदी स्थानीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। यानी कि हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना गुजरात का नाम हमने लिया और गुजरात के बारे में बात करी सोमेश्वर का। सोमेश्वर की 2 रचनाएं हमने बताई, कौन कौन सी, एक तो रासमाला और दूसरी हमने बताई कौन सी, एक तो बताई हमने रासमाला और दूसरी बताई कीर्ति कौमुदी। और इनके बारे में बताया कि ये जो है स्थानीय जो इतिहास था उस पर प्रकाश डालती है। इसके बाद हमने नाम लिया कि अतिरिक्त राजशेखर के प्रबंध कोश, जय सिंह के हमीर मदमर्दन, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि तथा बालचंद्र का बसंत विलास इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। तो ये स्थानीय जो इतिहास है उन पर प्रकाश डालने वाले कुछ जो है आपके ग्रंथ हैं जिनका नाम मैंने फैक्ट्स के रूप में इसमें लिखा। ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम जो है आप एक कागज में लिख के अलग से बिल्कुल फैक्ट्स के रूप में याद कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, सोमेश्वर का हो गया, आपके रासमाला और कीर्ति कौमुदी, ठीक है, प्रबंध राजशेखर का प्रबंध कोश, जयसिंह के हमीर मदमर्दन, मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि तथा बालचंद्र का बसंत विलास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह रामचरित में बंगाल के रामपाल का वर्णन दिया गया है। इसके लेखक कौन है, संध्याकार नंदी हैं। फिर हमने लिखा कि आनंद भट्ट की बल्लाल चरित्र बंगाल में बिहार के सेन राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है। यानी पहले हमने एक बात करी गुजरात की, सबसे पहले हमने बात करी कश्मीर की, फिर हमने गुजरात के बारे में बताया, उसके बाद हम कहाँ पे आ गए, उसके बाद आ गए हम बंगाल पर। बंगाल में हमने नाम लिया किसका, संध्याकार नंदी का, उसके बाद हमने नाम लिया आनंद भट्ट का। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जयानक ने पृथ्वीराज विजयी लिखी जो कि चौहान नरेश की शौर्य गाथा से परिपूर्ण है। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो को भी इसी कोटि की रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान व गौरी की लड़ाइयों का विशद
विवरण है कवि विल्हण की रचना विक्रमांक देवचरित कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास पर प्रकाश डाली। यानी बंगाल की हमने बात कर ली थी, उसके बाद हम आ गए राजस्थान पर। राजस्थान की जब हमने बात करी तो उसमें हमने दो ग्रंथों का नाम लिया, एक था पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो। ये दोनों किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। उसके बाद हमने चालुक्यों के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली एक और ग्रंथ का नाम लिया, उसका नाम था विक्रमांक देवचरित। तो ये हमने किस रीजनल लिटरेचर की बात कर ली। देखिए आप इसे पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ केवल मैंने एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किया है। कश्मीर, गुजरात, बंगाल, राजस्थान और चालुक्य इतिहास। इसके अलावा और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जहां से आपको पता लगे, या अगर आपको और भी बुक्स में कुछ और स्थानीय लेखकों के नाम पता लगे तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। एक तो लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में पूरा एक आपका एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बता दूं। वो अलग से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। लेकिन ये जो है अर्थशास्त्र मैं आपको बता दूं पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इसलिए अभी तो केवल इतना सा जान लीजिए कि ये क्या है और क्यों है। बाकी पूरा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। पंतजलि का महाभाष्य, इस पे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए लौकिक साहित्य में केवल दो ही मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनने चाहिए, एक तो अर्थशास्त्र को लेकर अलग से, और दूसरा जो है आपका बन सकता है मालविकाग्निमित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो मालविकाग्निमित्र मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है क्षेत्रीय साहित्य पर। क्षेत्रीय साहित्य मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें हमें किन किन भागों के नाम लेने, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो है गैर धार्मिक साहित्य और आपका क्षेत्रीय साहित्य पूरा हो चुका है। अब हमारा केवल बचता है एक छोटा सा चैप्टर, वो है आपका, ये देखिए ये पूरा हो गया, गैर धार्मिक साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य पूरा हो चुका है। अब हमारा छोटा सा चैप्टर बचा है विदेशी साहित्य। ठीक है, तो इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा दूंगा। देखिए शॉर्ट में वीडियो बनाने का यही मतलब है कि ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं विदेशी साहित्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।